अच्छा, मेरे पास तस्वीर थोड़ी सी ना वो मैं इनसे व्हाट्सएप पे जब डाटा मांग रहा था तो मैंने व्हाट्सएप पे जाके देखा तो आईकेप में एक टोस्ट मास्टर का एक इवेंट हुआ था, तो उसमें इन्होंने मुझे वेलकम किया था, मुझे वो तस्वीर नज़र आई, तो वो तस्वीर में मैं भी हूँ और ये भी हैं। तो ये ज़रा अगर तीनों लाइट्स बंद कर दें तो, और इसमें आप ये देखें SBI की वो भी हुई है, ब्रांडिंग भी हुई है। इस इवेंट पे उन्होंने कहा था कि वो हमने बच्चों के लिए खाने वगैरह का करना है, तो कॉलेजेस को हम कह रहे हैं कि अगर आप लोग भी कुछ कंट्रीब्यूट करें, तो मतलब हमने वो किया, तो इन्होंने कहा हल्का फुल्का आपका नाम भी हम कहीं लिख देंगे। मैंने कहा चलो ठीक है, वो किसी वो साइड पे किसी कप शप पे लिखा हुआ होगा, तो इन्होंने बड़ा बड़ा करके माशाल्लाह जो है ना वो SBI, इसमें मतलब SBI और मनाबी ये दो स्पॉन्सर थे, बाकी जो है ना, तो ये मोहम्मद माज हैं, इनको अगर हम प्रॉपर लकब से पुकारें तो टोस्ट मास्टर मोहम्मद माजुल्ला, और ये ऑडिट एसोसिएट हैं इस वक्त फर्गूसन में आर्टिकल्स, और 6 साल का पब्लिक स्पीकिंग का एक्सपीरियंस है इनका। डिफरेंट इंस्टीट्यूशन में, बड़े बड़े इंस्टीट्यूशन में जाके ट्रेनिंग कराई है, जिसमें लम्स हेले भी है और डिफरेंट RITs में भी हैं, MOC हैं डिफरेंट इवेंट्स पे। अब MOC इनकी ज़बान में कोई बड़ी सी चीज़ होती है, मैं ज़रा थोड़ा सा उस दुनिया से बहुत ज़्यादा वाकिफ़ नहीं हूँ, और डिफरेंट प्लेटफॉर्म पे डिफरेंट तरीके से ये कोशिश कर रहे हैं। ये CA के स्टूडेंट्स के लिए ना एक पूरी ऑर्गेनाइजेशन रन कर रहे हैं जो स्टूडेंट्स को थोड़ा सा मैच्योर कर रहा है, क्योंकि इनका मानना ये है कि हम जैसे कॉलेज या हम लोग क्या करते हैं, आपको इतना पढ़ा देते हैं कि आप बस मौलवी बन जाते हैं, तो आपको बस सिर्फ अल्लाह याद होता है और किताबें याद होती हैं। तो ये चाहते हैं कि आप लोगों को थोड़ा सा प्रोफेशनली ग्रूम किया जाए, तो इस तरह के कुछ इदारे हैं जिनके कुछ इनिशिएटिव्स हैं। और देन नेशन वाइड जो एंटरप्रेन्योरल समिट हुई थी लम्स में, उसमें सेकंड पोजीशन आई इनकी। ओवर पास प्रेसिडेंट रहे हैं, एक बड़ा डायनामिक स्पीकिंग प्लेटफॉर्म है वहाँ पे, तो वो मतलब चीज़ें काफ़ी हैं, बस मैं जो रात में जल्दी से लिख सका, बाकी ज़्यादा बेहतर तरीके बताएंगे तो टोस्ट मास्टर मोहम्मद माजुल्ला खान आके आपको फिर अब आगे से लाइट्स ऑन कर दीजिएगा। ज़्यादा कर दीजिए। नहीं, आप आईकेप में ऐसा करते हैं ना मेरे साथ। थैंक यू सो मच सर। हाँ, ये सिर्फ रेलेवेंट है उन लोगों के लिए जो लोग ना आसानी चाहते हैं इंडक्शंस के अंदर, जो लोग चाहते हैं कि यार अल्लाह आएगा, कोई फरिश्ता भेजेगा, रेफरेंस लगवाएगा, हो जाएगी, तो उनके लिए रेलेवेंट नहीं है। ठीक है, जो लोग लाइक अब तक अपने बलबूते पे CA करते आए हैं और आगे भी चाह रहे हैं कि बगैर किसी और की सिफारिश से, रेफरेंस से हम कुछ ना कुछ बेहतर कर सकें, ये उनके लिए स्पेसिफिकली है। थोड़ा बहुत इंट्रोडक्शन मेरा हो ही गया। आसान अल्फाज के अंदर मैं एक स्टूडेंट ही हूँ। लोग यूजुअली माज भाई कह के बुलाते हैं, मैं भी ये प्रेफर करूँगा। इसके अलावा थोड़ा सा और बैकग्राउंड ये दे देते हैं कि आज से 1.5 साल पहले मैं भी इस तरह कुर्सी पे था। सितंबर 23 में क्वालिफाई किया और बहुत ही रेड़ते हुए क्वालिफाई किया। अटैम्प्ट भी फेल हो गए, फिर अटैम्प्ट फिर फेल हो गए, फिर जब पास हुए तो फिर अगले अटैम्प्ट में इकट्ठे 5 उठा लिए, वो भी फेल हो गए। तो मैं उस एक स्टेज से गुजरा हूँ जिसके अंदर रेपिटेटिव फेलियर रहा है, फिर फेलियर रहा है, थोड़ा सा खुशी थी, फिर फेलियर रहा है। लेकिन अगेन मेन मकसद यही था कि बेशक फेलियर आए, उसका मतलब ये नहीं है कि यू कैन नॉट, वो आपको फेलियर आपको डिफाइन करे। किसी ने भी मेरे इंडक्शंस के दौरान में ये नहीं कहा कि माजुल्ला आए उनकी 5 अटैम्प्टें लगी, उन्होंने हमेशा यही कहा कि माजुल्ला आए किसी पब्लिक स्पीकिंग बैकग्राउंड से आए हैं, एक पहचान थी। अंडरस्टूड सो फार? क्या हुआ यार, हाथ ऊपर कर दो, नीचे कर दो, बीच में क्यों है यार? आप लोगों ने अभी कितने पेपर दिए हैं कैफ के? 1 2, इससे ज़्यादा किसने दिए? 4 दिए हैं, शाबाश, अल्लाह कामयाब करे। 4 और किसने दिए? एक तैयब है हमारे पास, और कौन है 4 वाला? एक भाई ये है, एक आप हैं, बस यही 4 है ना? ये 3 है, आप भी हैं, चलो गुड है। आप भी हैं, जिगर का काम है। मैंने फाइनल्स के 4 दिए थे, 4 फेल हो गए। और मजे की बात, डिमोटिवेट नहीं कर रहा मैं, मोटिवेट कर रहा हूँ। 40 ईयर्स में फेल हुए थे मेरे। तो होता है, कोई नहीं, चलता है, दुनिया है। कैफे पे दे दिया, अब आप फ्री हैं। मजे की बात बताता हूँ आपको कि आज की तारीख है 10
सितंबर। रिजल्ट कब है? 28 अक्टूबर। डन हो गया, यहाँ तक ही मसला। आपके इंडक्शंस के लिए आपको ऑफर लेटर कब आना शुरू हो जाएगा? नहीं, ऑफर लेटर आपकी 1 दिसंबर से पहले आर्टिकल रजिस्टर होना शुरू हो जाएंगे। ये फर्म के ऊपर लाजिम है कि आपको 1 दिसंबर से पहले आर्टिकल रजिस्टर करवाए, ताकि आपकी अगली अटेम्प्ट दिसंबर में लग सके। ठीक हो गया? तो अक्टूबर से दिसंबर के बीच में मैक्सिमम 3 से 4 हफ्तों का फ़र्क है। इसको लगा लेते हैं 3 to 4 वीक्स, जो कि हमने इस अक्टूबर से ट्रैवल किया। पॉइंट ये है कि इस अक्टूबर से इस सितंबर के अंदर भी तकरीबन आप 3 वीक का गैप लगाएं कि रिजल्ट से 3 हफ्ते पहले तक मेरी जो फर्म्स होंगी वो एक्सपेक्ट करना शुरू कर देंगे कि बच्चा अप्लाई करने आ गया। एक सर आतिफ ने आपको लिस्ट दी होगी, कल रात को बड़ी मेहनत से मैंने बनाई है, लाहौर की, लेकिन वो स्पेसिफिकली। अगर कोई इस्लामाबाद में करना चाहता है तो उसकी भी लिस्ट होगी, वो मैं सर आतिफ को दे दूंगा कि रेकमेंडेड फर्म्स कौन से, जिसके आप खुद नज़र रखें। फर्म्स में कभी भी आपने ना ऑफिस नहीं चले जाना उनके, वो बहुत तंग होते हैं, इतना तंग होते हैं कि वो CV लेके रख लेते हैं और कहते हैं इसको तो लाजमी नहीं देनी इंडक्शन। ठीक हो गया? आपने हमेशा कोशिश करनी कि आप ईमेल के थ्रू रब्ता करें, HR से रब्ता कर सकें। अगर कुछ भी नहीं हो पा रहा फिर आप फर्म जा सकते हैं। ठीक हो गया? लेकिन फर्म वाला जो प्रोसीजर है आपका वो शुरू होना चाहिए इससे 3 हफ्ते पहले। लेकिन हर फर्म नहीं आपने पहुंचना। बिग 4 के नाम कौन कौन से आते हैं? PwC और KPMG, EY। अच्छा, मैं इसको आगे कर देता हूँ। EY रैपिड है अब आजकल। कुछ लोगों ने EY फोर्ड्स एंड रोड्स में अप्लाई किया था, तो अब तक इंतजार कर रहे हैं इंडक्शन का, यानी कि वो नहीं लेते। आगे EY के आगे यूसुफ आदिल आ जाती है और हम इसको BDO कर लेते हैं। ठीक हो गया? 3 हफ्ते पहले ना ये दोनों इंडक्शन खोल लेती हैं अपनी। आपने इनकी वेबसाइट पे जाना है, आपकी इनकी वेबसाइट पे हर रोज़ जाना है, दिन में 5 दफ़ा जाना है आपने। ठीक हो गया? दुआ करते ही नमाज की वेबसाइट पे जाना है, फिर देखते हैं इंडक्शन खुली है कि नहीं खुली है। क्योंकि ये काफ़ी मैं कहूँगा इररेस्पॉन्सिबल तरीका है इंडक्शन अनाउंस करने का, लेकिन वो कर देते हैं और अनाउंस भी नहीं करते हैं कि हमने खोल दिए हैं। वरना लोग लिंक्डइन पे फॉलो करते हैं, लोग सोशल मीडिया पे करते हैं, लेकिन ये लोग नहीं बताते कहीं, ये चुपके से ओपन कर देते हैं। और उनकी डेडलाइन भी 1 से 2 हफ्ते होती है अप्लाई करने की। ऐसा जो अप्लाई करने का प्रोसीजर काफ़ी डिटेल्ड है, लेकिन मैं आसान तरीका बताता हूँ। इनकी आप वेबसाइट पे जाएंगे, अप्लाई को रजिस्टर करेंगे, या वर्क डे के नाम से एक एप्लीकेशन होगी, वहाँ पे आपको ले जाएंगे, उधर आपसे रजिस्टर करवाएंगे और आपसे CV नहीं मांगेंगे। ये आपसे एक ATS का सॉफ्टवेयर होगा, उसके अंदर मैनुअली फिल करवाएंगे चीज़ें। क्या फिल करवाएंगे? आपका नाम, वालिद साहब का नाम ज़रूरी है, याद रखना है। फिर उसके आगे आपके अटैम्प्ट्स उसके आगे आपके अटैम्प्ट्स, आपने कहाँ से अटैम्प्ट्स लिए हैं। इसके अलावा आपका को करिकुलर वाला एक पैराग्राफ होगा अदर्स के नाम से, बड़े छुप के निकाला होता उन्होंने, डिस्क्रिप्शन दी होगी हर चीज़ की, और अदर्स का इधर छोटू सा दिया होगा कोने के अंदर, नज़र नहीं आएगा वो किसी को, लेकिन उसके अंदर आपने हर चीज़ वो लिखनी है जो आपने CV में लिखी हुई और इधर पूरी नहीं आ रही है। कौन सी चीज़ें होती हैं वो? स्किल्स, हॉबीज़ और अचीवमेंट्स, को करिकुलर्स, सर्टिफिकेशंस और रेफरेंसेस। नहीं, वो नहीं लिखने। पॉइंट ये है कि हर चीज़ जो आपकी उस ATS के सॉफ्टवेयर में नहीं पूरी आ रही, आपने कोशिश करनी कहीं उसको चिपका दें, अदर्स कहीं चिपका दें, कहीं भी चिपका दें, क्योंकि वो सॉफ्टवेयर CV नहीं मांगता आपकी। और उसी बेसिक मैट्रिक्स के ऊपर जिसमें वो FTS पूछते हैं, उसके ऊपर सिलेक्शन होनी होती है कि इस बंदे को टेस्ट के लिए इन्वाइट करना है कि नहीं करना है। PwC और KPMG, पहले से PwC टेस्ट ऑफर करती थी, अब KPMG भी टेस्ट ऑफर करने लग गई है। क्वेश्चन मैं लास्ट में लूँगा। KPMG का भी ऑनलाइन सारा सिस्टम हो गया हुआ है। पहले इंटरव्यू होता था HR का, अब उन्होंने वो ख़त्म कर दिया हुआ है, अब वो भी टेस्ट ही लेते हैं। उस टेस्ट से पहले ऑनलाइन रजिस्टर करना पड़ता है, और KPMG और PwC ऊपर नीचे ही हायरिंग करती है। मेरा KPMG में ऑफर लेटर आ चुका हुआ था, फिर मैं PwC से कॉल आई थी कि आप इंडक्शन के लिए आ जाएँ।
इतना ऊपर नीचे होता है। तो हालांकि इंटरव्यू के अंदर पहले बता दिया था PWC वालों ने कि आपकी सिलेक्शन हो गई, मुबारक हो आपको, मुझे यकीन नहीं आया था। तो पॉइंट ये है कि काफ़ी ऊपर नीचे से उतार चढ़ाव होता है, और लेट से कोई कह देता है ना, कोई हाथ पकड़ा देता है कि हाँ यार आपकी होगी सिलेक्शन, आप उसको उधर ही हाथ पकड़ लो कि मुबारक, थैंक यू। क्योंकि देयर इज़ अ 90% चांस कि एक रख ले दूसरी ना रखे। काफ़ी माइनर होता है कि हाँ यार KPMG ने कॉल दे दिया हुआ तो PWC भी बुला लेगा तो जिंदाबाद, बल्ले बल्ले। अब तक तुमने क्या सीखा कि 28 अक्टूबर D-Day है हमारा, उससे 3 हफ्ते पहले तैयारी शुरू हो जाएगी। अब इस 3 हफ्ते और 10 सितंबर, उन 3 हफ्तों में हमारे पास गैप आ रहा है तकरीबन 4 हफ्तों का, 4 से 5 हफ्तों का। अब इन 4 से 5 हफ्तों में आपने क्या करना है, CV तैयार करनी है। उस CV के अंदर आपने मेंशन करनी है हर वो कमियां कोताहियां जो आप में हैं। स्पीकिंग स्किल्स हमें नहीं आती, प्रेजेंटेशन हमें नहीं आती, हमसे पब्लिक स्पीकिंग नहीं होती, हमें पकाने के अलावा और यहाँ पे हमें पढ़ाई के अलावा कुछ और नहीं आता, यहाँ पे हम एक और काम कर सकते हैं। हम लिंक्डइन पे जाएं, एक काफ़ी हाई फाई आइडियल बंदे की प्रोफाइल पकड़ें और उधर से उसकी क्वालिटीज़ कॉपी करना शुरू कर दें। लेट्स से कि मैं XYZ किसी के बंदे पे गया, उस पर लिखा पब्लिक स्पीकर है बंदे ने वॉलंटियरिंग एक्सपीरियंस किया हुआ है, बंदे ने इंटर्नशिप की हुई है, और फिर उसके साथ साथ ही बंदे ने अपने जो इनिशियल ईयर्स के अंदर कुछ कोर्सेज किए हुए हैं। लिंक्डइन का फायदा पता है क्या है, जहाँ से उसने कोर्स किया उसका लिंक होता है अवेलेबल, कि उसने Udemy से किया है, उसने कोर्सेरा से किया है, उसने PWC किसी प्लेटफॉर्म से किया, उसने लिंक्डइन से ही किया हुआ है। तो आप वहाँ से आके वो कोर्स कॉपी कर सकते हो। और एक आइडियल CV बनाओ कि इस बंदे की जो PWC KPMG लिंक्डइन में अवेलेबल है, हर किस्म का माल अवेलेबल है लिंक्डइन के ऊपर। तो अब देखो क्या आइडियल फॉर्म है, उसका मैनेजर क्या कर रहा है, उसका पार्टनर क्या कर रहा है, उसका ट्रेनिंग क्या कर रहा है, और फिर एक आइडियल CV बनाओ कि मेरी CV ऐसी होनी चाहिए। अब 3 से 5 हफ्तों में आपकी उस तरह CV बन नहीं सकती, लेकिन आप उस तरह का बनाना शुरू कर सकते हो। यहाँ तक एग्रीड। प्रायोरिटीज डिफाइन करते हैं अपनी कि इस सितंबर से लेके इस तक हमारी सबसे पहली प्रायोरिटी है CV बनाना। CV बना ली, अब हमने फोकस करना है कि अब हमने उसके अंदर चीज़ें ऐड क्या करनी है। बड़ा काफ़ी खूबसूरत मैट्रिक एक बताया था उसामा भाई ने कि इससे जो लास्ट अटैम्प्ट थी ना, उसके अंदर 1734 बच्चा क्वालिफाई हुआ है कैफ का, और ये वो वाली अटैम्प्ट थी जिसके अंदर डिस्क्वालिफिकेशन ही नहीं आई थी, यानी कि इस अटैम्प्ट में सबसे ज़्यादा बच्चे इंडक्ट हुए हैं। ऐसी फॉर्म में से नाम भी नहीं सुना हमने कभी, नॉन QCR, QCR, C कैटेगरी, लेकिन अभी भी तकरीबन कोई 20% बच्चा है जिसकी इंडक्शन नहीं हुई, वो भी इंतजार करे कि इंडक्शन साइकिल दोबारा खुलेगा तो मैं इंडक्शन में अप्लाई करूँगा। 1700 से पहले 1500, मेरी दफ़ा 1400, तो तकरीबन प्रो रेट करें तो 1800 के करीब मुझे लगता है कि बच्चे क्वालिफाई करेंगे कैफ के। और अगर हम 20% पिछले भी डाल लें जो रुक रहे हैं, तो तकरीबन आपके 2500 का कैटेगरी समझ लें कि जो अप्लाई करेंगे आपकी इंडक्शंस के अंदर आपके साथ मिलकर। एक बेसिक सा आपको मैं देता हूँ, कोई वॉलंटियर करना चाहिए किसी चीज़ के लिए, लेट्स से कि तैयब कहाँ पे, हाँ हॉबीज़ बताओ अपनी कोई से 5। क्राफ्टिंग, डाई मेकिंग, डू इट योरसेल्फ, अच्छा DIY कहना चाह रही है, अच्छा आगे, और मेजरिंग, 2 ही हैं। कोई और इसमें ऐड करना चाहे कोई हॉबी? हाँ जी, क्रिएटिव राइटिंग। कोई और कुछ कोई हॉबी ऐड करना चाहे? बेकिंग, नाइस। कोई और हॉबी ऐड करना चाहे? बुक रीडिंग। अब ये 5 हॉबियाँ किस किस के अंदर, हाथ खड़ा करे। इन 5 में से 4 किस किस के अंदर, हाथ खड़ा करे। हाँ एक और, कौन कौन है? चलो 3 किसके अंदर है वो हाथ खड़ा कर ले। 1 2 3 4 5 6 7 8 9। आप में से कुछ भी नहीं है यार, कितने कुछ है कि नहीं है? तो पॉइंट ये है कि एक लेट्स से कि गुड नंबर लेते हैं 60 नंबर, और उसमें से 40 बच्चों के पास यही सेम हॉबीज़ हैं। तो अगर मैं हॉबी के ऊपर डिफरेंशिएट करने आऊँ CV, तो मुझे क्या नज़र आएगा कि सबकी तो एक जैसी CV आ रही है। बिफोर आर्टिकल्स मेरी एक इंटर्नशिप थी किसी फर्म के अंदर, और उन्होंने मुझे काफ़ी एक अच्छा डिपार्टमेंट दिया, ना HR, ना ERP, ना ऑडिट, सॉरी ना
ऑडिट, ना टैक्स, ना ERP, ने मुझे HR दे दिया। मैं ह्यूमन रिसोर्स वाली जो बाजी थी उनके साथ बैठ के CV टिक किया करता था। मैंने 3 हफ्ते ये काम किए कि मैंने सिर्फ उसे बैठ के यहाँ तो मैं लोगों को आते हुए देखा, लोगों को जाते हुए देखा, इंटरव्यू देते हुए देखा और उनकी CVयाँ शेड होते हुए देखा, क्योंकि इतने बड़े डब्बों में CV आया करती थी और इतने लोग अप्लाई ही करते हैं और बार बार CV दे के जाते हैं। तो इस सब प्रोसेस के अंदर कि बच्चा आया CV लेके, उसकी CV प्रोसेस हुई है, उसको इंटरव्यू के लिए बुलाया, उसको रिजेक्ट किया, उसने फिर अप्लाई किया, फिर वो आया, इस सारे प्रोसेस से ये बड़े क्लोजली मैंने इसको देखा है। एंड बिलीव यू मी के 90% ऑफ द CVs सेम है, 90% ऑफ द CVs सेम है। 5 हॉबीज सेम है, स्किल की तरफ आ जाते हैं। सब ने माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस और PP अपने स्किल में डाला होगा। जो 1700 बच्चे अप्लाई कर रहे हैं उन 1700 के लिए कंपलसरी है माइक्रोसॉफ्ट और PP करना। आप क्या खास कर रहे हो? एग्रीड? यहाँ तक बात समझ आ रही है? उन 1700 के 1700 में से सब ने ही कैफ क्वालिफाई किया होना है। कोई एक आधा और बंदा होगा जिसने साथ ग्रेजुएशन शुरू की होगी, LLB शुरू की होगी, उसके अलावा बाकी बेसिक क्वालिफिकेशन सबकी सेम है। इसी वजह से आज जाके जो एक मैट्रिक लोग डिसाइड करते हैं वो करते हैं O लेवल और मैट्रिक का। O लेवल वाले कितने बच्चे हैं यहाँ पे? FTS क्या है? हाँ, यानी कि अच्छी जगह हो जाएगा इंशाल्लाह। अब पता है मैंने क्यों कहा अच्छी जगह हो जाएगा? नहीं, FTS नहीं यार, मेरा प्रो भी है 37 FTS का है। FTS मैटर नहीं करता इतना, FTS मैटर करता है लेकिन इट इज़ नॉट द ओनली मैट्रिक। अगर मुझे कहेगा कि मेरा FTS लेटेस्ट है और मेरा पक्का हो जाएगा, फॉर्म वाले घर आके मेरा सर्टिफिकेट लेंगे और मुझे कहेंगे भाईजान प्लीज़ हमारी तरफ आएँ, तो ऐसा नहीं होता, क्योंकि FTS के अलावा 3 मैट्रिक्स हैं। उस बंदे का कॉन्फिडेंस कैसा है, उस बंदे के पास स्किल कैसी है, क्या वो प्रैक्टिकली परफॉर्म कर पा रहा है, और उसके अंदर झेलने की सतात कितनी है, एडहेरेंस कितनी है उसके अंदर। अगर बंदा चीज़ें बर्दाश्त नहीं कर पाएगा तो बंदा फिट फॉर फर्म नहीं है। उसको सुनना पड़ेगा, उसको लेट सीटिंग करनी पड़ेगी, उसको जनाब काम का प्रेशर बर्दाश्त करना पड़ेगा। एजिलिटी आती है प्रैक्टिस से। सर आप तो बिल्कुल ठीक कह रहे थे कि आपका आगे से 3.5 साल की जो है प्रोसेस वो बोरिंग है, तो आपको भी इंटर्नशिप करने की ज़रूरत नहीं है इन केस कि अगर आप देख रहे हो कि स्टाइपेंड वगैरह या कोई पैसे वगैरह। लेकिन इंटर्नशिप आपको एक चीज़ सिखाती है जो आपको एजुकेशन का बैकग्राउंड नहीं सिखा रहा हो, तो है प्रोफेशनलिज्म। अगर मैं इंटर्नशिप मैंने की ना तो मैंने सीखा कि कपड़े प्रोफेशनली कैसे पहनते हैं। अगर आपने फर्म जाना है तो आपने अपने जूतों के साथ अपने बेल्ट की मैचिंग करके जानी है। क्या आपको पता था आज तक? गुड अक्सर लोग नहीं पता होता तो ये चीज़ें अगर प्रोफेशनल एनवायरनमेंट में होते हैं तो आपको गो थ्रू करना पड़ता है। अब किसी बंदे से मैंने मिलना है तो मुझे उससे अपॉइंटमेंट सेट करनी पड़ेगी, पहले ओवर द ईमेल या ओवर व्हाट्सएप, फिर मैं उससे मिलने जाऊँगा फर्म के अंदर। फर्म का मैं बता रहा हूँ ये इंटर्नशिप के दौरान। तो ये चीज़ें एक अगर इंटर्नशिप 3 से 4 हफ्ते की आपको मिल जाती है, करीब मिल जाती है, और किसी अच्छी फर्म में मिलती है, किसी नॉन QC और XYZ में नहीं, किसी अच्छी फर्म में टॉप 10 एटलीस्ट, या चलो एक कैटेगरी देख लो, 3-4 हफ्ते मिल जाती है। और इस एक में नहीं कि आपको रख लें अगले कौटी निकल लें तो बड़ी अच्छी बात है, लेकिन सिर्फ इस एक में कि आप कुछ प्रोफेशनली सीख रहे हो। सुबह 9 बजे जा रहे हो, शाम को 5 बजे वापस आ रहे हो, आप कुछ वाउचिंग सीख रहे हो, आप कुछ अपने स्टैंड प्रोसीजर सीख रहे हो, आप कुछ प्रैक्टिकली सीख रहे हो कि बात कैसे करनी है, मैं सीटिंग में कैसे आना है। अगर सुबह जा रहे हो, सीज़न देख रहे हो, शाम को वापस आ तो फ़ायदा नहीं है, फिर छोड़ दो। हाँ, लेकिन अगर आप प्रोफेशनली अपने आप को वेलबींग बेहतर करना चाह रहे हैं तो आप एक छोटी सी इंटर्नशिप लाजमी करें, कोशिश लाजमी करें उसके लिए। जैसे सरात ने बताया कि एक सेशन होगा स्पेसिफिकली हमारा CV राइटिंग के ऊपर और इंटरव्यू के ऊपर, वो हम परसों कंडक्ट करेंगे इंशाल्लाह। उसके बारे में आपको टीम बता देगी, वो भी इंशाल्लाह मैं ही करवाऊँगा। तो अभी हम एक जो आपकी है ना मेन चीज़ यहाँ पे CV, उस चीज़ को साइड पे कर दें आप, कि इसको हम डिस्कस करेंगे डिटेल से। हम आगे थे स्किल, हॉबी और आपकी सर्टिफिकेशंस के ऊपर। यूट्यूब कौन कौन देखता है? सभी देखते हैं। यूट्यूब पे कभी आपने काम की चीज़ देखी है? ठीक है, ड्रामों के अलावा? सॉरी, लेक्चर, हाँ 2 नंबर काम।
यूट्यूब के ऊपर ना फाइनेंशियल मॉडलिंग के अहमद रसलान के कोर्स पढ़े हुए हैं, कभी किसी ने वो लिया? सर्टिफिकेट मिला? लिए कोर्स लिया है फाइनेंशियल मॉडलिंग का? पता है कि वो कोर्स पढ़ा हुआ है, उसका सर्टिफिकेट भी मिलता है लेने का, वो फ्री है, यूट्यूब पे है, तो लो यार। इसी तरह के क्विक बुक्स के ऊपर कोर्सेज हैं। मेरा फर्म से पहले वाला एडवांस एक्सेल सारा यूट्यूब से था, और फिर वही जाके हमने फर्म में अप्लाई किया था। फर्म वाले भी सिखाते हैं, नो डाउट, ज़ेरोक्स सिखाया, क्विक बुक सिखाया, सैप सिखाया। अभी मैं रिसेंट दोबारा फाइनेंशियल मॉडलिंग पढ़ रहा हूँ, डेटा एनालिटिक्स पढ़ रहा हूँ, पावर बीआई पढ़ रहा हूँ, फर्म सिखाती है। लेकिन कुछ आपने अपने आप को प्रिपेयर करके जाना है कि सर आप मुझे 0 से 10 तक सिखाएंगे, मैं 5 तक पहुँच चुका हूँ, समझ लग रही है यहाँ तक, और 5 तक आप यूट्यूब से पहुँच जाएंगे। अब आप पूछेंगे कि हम क्या एक्स्ट्रा करें, क्या कोर्सेज करें? आप अपना एक्सेल इंप्रूव करें। एक अच्छा ऑडिटर अच्छा माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल यूज़र है, कॉपी पेस्ट के अलावा। ठीक हो गया? एक्सेल को टेक ओवर कर रही है पावर बीआई। मैं इधर लिख देता हूँ, मेरे ऑडिट पेपर्स अब पावर बीआई में बनना शुरू हो गए हैं। एक रिलेटिवली बेहतर चीज़ है डाटा एनालिटिक्स, या तुम डाटा मॉडलिंग कर लो। इन तीनों चीज़ों पर तो पैसे नहीं खर्च करने, ये फ्री में पड़ा हुआ है। अब लेट्स से कि तुमने उसको स्किल में लिख लिया, इंटरव्यू बोलेगा भाईजान आपने लिख तो लिया, सर्टिफिकेट दें मुझे। सिंपली लिंक्डइन बनाए, उसके ऊपर पोर्टफोलियो बनाए, और पोर्टफोलियो पे कोई बड़ी प्यारी सी रंगीली सी ना 3-4 असाइनमेंट्स करके रख दें कि सर जी आप बिल्कुल ठीक है, सर्टिफिकेट नहीं है मेरे पास, लेकिन आप मेरे लिंक्डइन पे जाके देख सकते हैं, मैंने वहाँ पे अपना पोर्टफोलियो रखा हुआ है, चीज़ें मुझे आती हैं, करनी आती हैं मुझे। तो 2 चीज़ सीखी हमने, एक कुछ कोर्स करें, इसके आगे चाहिए मैं आगे भी दे देता हूँ, 2 और हैं। IFRS एप्लीकेशन एक सस्टेनेबिलिटी है। मेरी राइटिंग बड़ी गंदी है, सॉरी, लेकिन IFRS एप्लीकेशन और सस्टेनेबिलिटी। IFRS एप्लीकेशन इसलिए ज़रूरी है क्योंकि मुझे पता है कि मैंने IFRS 16 का इतलाक़ कैसे करना है। हाँ, लेकिन ये नहीं पता है कि उनकी जो चीज़ें जिस पे नहीं लग रही हैं उन पे मैंने क्या लगाना है। IFRS एप्लीकेशन मुझे प्रैक्टिकल नॉलेज देता है ऑन स्पेसिफिकली फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स, कि अगर मेरे पास लेट्स से कि रिस्क बेस में ऑडिट कर रहा हूँ तो मेरे पास एसेट्स की क्या वैल्यू नहीं चाहिए। अगर मेरे पास एसेट्स की वैल्यू अच्छी आ रही है लेकिन मेरा प्रॉफिट लॉस ही, रेवेन्यू मेरा बड़ा अच्छा आ रहा है, प्रॉफिट लॉस ही, मेरा लॉस ही शो हो रहा है, तो क्या मसला हो सकते हैं उसमें। तो जब हम IFRS एप्लीकेशन में जाते हैं तो हमें पता चलता है कि यार देखो अगर मेरा IFRS अप्लाई ठीक हुआ है तो रिजल्ट ये आना चाहिए मेरे पास। तो आप ना प्रैक्टिकल नॉलेज ले लेते हो। अब आपको आसान कर देता हूँ, मैंने सीख लिया कि मेरा IAS 1 कैसे लगेगा, मैंने सीख लिया IFRS 9 कैसे लगेगा, IFRS 16 कैसे लगेगा, IAS 16 कैसे लगेगा, सब मैंने सीख लिया। अब उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन तुम इसको छोड़ दो, तुम आ जाओ फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन के ऊपर। ये एक्सेल से लिंक्ड है, अगर एक्सेल आता होगा तो ये आता होगा। फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना सीख लो, इसका मॉडल डाटा तुम्हें फाइवर और अपवर्क पे मिल जाएगा, यूट्यूब पे से लेक्चर्स मिल जाएंगे कि फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते कैसे हैं। अगर ये बनानी आ गई है तो आज ऑडिटर तुम बन गए हो। ये मेन काम, हालांकि ऑडिट रिक्वायरमेंट हमारी नहीं है फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाना, बीइंग एन ऑडिटर, लेकिन हमें बनानी पड़ती है। तो ये बड़ी प्यारी 5 चीज़ें हैं जो यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट अवेलेबल हैं, आप ले सकते हैं। सर्टिफिकेट का मसला आएगा तो आपने एक अच्छा सा पोर्टफोलियो बनाना है, उसको बड़े खूबसूरत प्यारे अंदाज से आपने एक इंटरव्यू में बता देना कि भाईजान मेरे पास सर्टिफिकेट नहीं है लेकिन आप यहाँ से आके देख लें मेरा पोर्टफोलियो बना हुआ है, मुझे स्किल आती है। हमने CV बात कर ली, हमने कुछ स्किल्स ऐड करने हैं इसके अंदर, कोर्सेज ऐड करने हैं, हमने उससे बात कर ली। इस टाइम के अंदर आपने ये करना है, फिर भी टाइम बच जाता है, स्किल कैसे करें। तो सर आप तो सॉरी लेकिन मैंने रिकमेंड किया है कि अगर इंटर्नशिप मिल जाए अच्छी सी कोई एक कैटेगरी के अंदर तो आप प्रोफेशनलिज्म सीखने के लिए
कि अपने बैठना कैसे, उठना कैसे है, अपने HR से बात कैसे करनी है, सीनियर से बात कैसे करनी है, उस समय का माहौल कैसा है, अपने ड्रेस कैसे करके जाना है, आप ये चीज़ सीख लेंगे। घर में बैठ के मैं लेक्चर सुन के या फिर मैं वीडियोस देख के या CSS के इंटरव्यूज़ देख के बस ही के मैं ये नहीं सीख सकता कि मैंने बात कैसे करनी है उनसे। हाँ, लेकिन मैं खुद जाके मैं उनके पास बैठ के उनसे सुन के कम्युनिकेट कैसे कर रहे हैं, उधर से मेरा फ़ायदा हो जाएगा 3-4 हफ्तों के अंदर। ये जैसे मेरी कंपनी होगी वैसे कुछ ना कुछ तो मेरे अंदर इफेक्ट आ जाएगा। ठीक हो गया। अब अगेन एक भाई ने बड़ा अच्छे तरीके बोला कि पढ़ना शुरू करें कि ना करें। अगर बहुत ही दिल कर रहा है पढ़ने का तो अपने FAR2 FAR1 की किताबें पढ़ लो, वो कंसेप्ट रिवाइज कर लो, क्योंकि आगे जाके उन्हीं का आपने प्रैक्टिकल एस्पेक्ट देखना है। अगर आप टैक्सेशन में हो, आपसे फिर टैक्स आगे जाके कुछ ना कुछ पूछ लेंगे, वो आपके नॉलेज में आ जाएगा। अगर आपने ऑडिट में जाना है तो आप अकाउंटिंग भी रिवाइज करो, ऑडिट भी देखो। अगर फिर भी टाइम बच जाता है तो थोड़ा बहुत अपना आगे का ऑडिटिंग, आगे का अकाउंटिंग बेसिक से देखना शुरू करें कि आपका जो लेट्स से कंसोलिडेशन FAR2 वाला है, मेरा कंसोलिडेशन फाइनेंस वाला मैच कैसे कर रहा है, इतना देख लो। अगर दिल कर रहा है, रिकमेंडेड नहीं है, रिकमेंडेड यही है कि बड़े सुकून से आराम से टाइम आएगा पढ़ने का तब आप पढ़ें। हाँ, लेकिन अभी आप पुराने अपने कंसेप्ट रिवाइज करना शुरू कर दें इस स्टेज के लिए, इंटरव्यू वाला, क्योंकि इस 3 हफ्तों में ना आपका एक टेस्ट और एक इंटरव्यू हो चुका होगा इन 2 फर्म से। जब ये सारी फर्म्स अपनी ज्वाइनिंग दे देंगी इस तारीख को, उसके बाद बाकी फर्म्स शुरू करती हैं। काफ़ी पेनफुल और लंबा प्रोसेस है इंडक्शन वाला, लेकिन आपने घबराना नहीं है, बस होपफुली कोशिश करनी है कि आप तैयार रहें जो आगे आ रहा है। उसके अंदर अपनी स्किल्स हैं, आपका अपना CV है, इंटरव्यू है, और एट द एंड सबसे ज़रूरी चीज़ आपका लिंक्डइन है। लिंक्डइन एक वाहिद ऐसी चीज़ है कि मैं इंसान से मिलने से पहले उसको पहचानता हूँ। मुझे पता है कि उसके इंटरेस्ट क्या हैं, मुझे पता है उसने कोर्सेज किस में किए हुए हैं, किस में कर रहा है, मुझे पता है उसने रिसेंट कॉन्फ्रेंस कौन सी अटेंड की हुई है, मुझे ये पता है कि उसकी फर्म किस चीज़ में काम कर रही है। मैंने क्रो में इंटरव्यू देने के गया था और उस वक्त नया सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहे थे। वो फर्म पाकिस्तान में सिर्फ एक ही फर्म है, क्रो वाली, जो पायनियर थी सस्टेनेबिलिटी के एरिया के अंदर, और उस वक्त बड़े बड़े नए स्टैंडर्ड्स पड़े सस्टेनेबिलिटी के। और जैसे मैं बैठा, अगला पार्टनर वही था जो सस्टेनेबिलिटी के ऊपर काम कर रहा था, और हमने 15 मिनट के इंटरव्यू में से वो सिर्फ हमसे सस्टेनेबिलिटी के ऊपर बात की। और जब बात आई कि सर इंटरव्यू, कहते हैं क्या लेना है, इंटरेक्शन, ये इंटर्नशिप की बात है। आपका इंटरेक्शन ऐसा हो अगले बंदे से कि वो प्रोफेशनल लेवल को छोड़ के वो आपसे नॉलेज लेवल पर बात करे कि आपने सीखा है, सिखाया है, एक्सेल सीख लिए, अच्छा ये फंक्शन कैसा है, पावर भी सीख लिया, ये फंक्शन कैसा है, आपने प्रैक्टिकलिटी सीख ली है, चलो ठीक है समझ लग गई है। आपने लेट्स से कि पब्लिक स्पीकिंग में क्या किया, आपने वॉलंटियरिंग में क्या किया, आपने अपने CSS स्टडीज निकल के क्या किया। कम्युनिकेशन के लिए जो बेहतर करना चाहें, PP बेस्ट है, उससे बेहतर कुछ नहीं है। जो PP कर चुके हुए हैं, टोस्ट मास्टर्स एक हम्बल सा प्लेटफॉर्म है आप तरह के स्टूडेंट्स के लिए, फ्री की मीटिंग्स हैं, आओ कुछ सीखो, चाय शाय पियो, चले जाओ। तो हमारी मीटिंग एक कल आ रही है वेडनेसडे 6:30 PM ICAP। ठीक हो गया। आप में से जो आना चाहे, जब आना चाहे, बड़े इजीली आ सकता है और फ्री है। आप वहाँ पे जाके मुफ्त में सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आप जहाँ चाह रहे हैं कि यार मैं कुछ प्रैक्टिकल करूँ, इंटर्नशिप्स नहीं मिल रही हैं, मैं एक दफ़ा ऑडिट निकाल लूँ अपने ज़रों से, एक दफ़ा मैं टैक्स की असाइनमेंट निकाल लूँ अपने ज़रों के सामने से, तो आप एक प्रैक्टिकल सिमुलेशन कोर्सेज कर लें। ये इस वजह से इम्पॉर्टेंट है कि ये चीज़ें नहीं हैं ये सिखा दी ओके अल्लाह हाफ़िज़। अगर मैं प्रैक्टिकल ऑडिट सिमुलेशन की बात करता हूँ तो उसका मतलब ये है कि वो मुझे ऑडिट सिखाएंगे और मुझसे ऑडिट करवाएंगे। फ्रॉम मेरा एक एंगेजमेंट लेटर बनाने से लेकर ओपिनियन देने तक मैं दूंगा माई सेल्फ। मेरा सीनियर नहीं देगा, मेरा जूनियर नहीं देगा, मैं खुद करूँगा। ये है प्रैक्टिकल ऑडिट सिमुलेशन। प्रैक्टिकल टैक्सेशन में आप आना चाहो तो रिटर्न मैं बनाना मुझे आनी चाहिए, अपील मुझे करनी आनी चाहिए। अगर मैं कमिश्नर से बात करनी तो मैं करूँगा। सब कुछ मुझे सिखाओ,
और फिर मैं करके दिखाऊंगा, फिर मुझे ओपिनियन दो। ये होती है सिमुलेशन। तो अगर आपका इंटर्नशिप में भी दिल ना लगे, ना मिल रही हो, टाइम बचाना चाह रहे हो, तो दिस इज समथिंग यू कैन गो फॉर। कोर्सेज पे पैसे बिल्कुल नहीं लगाने, ये यूट्यूब पे फ्री पड़े हुए हैं, पैसे बचाएं, ये लें, स्किल्स बनाएं और अपना पोर्टफोलियो बनाएं। फिर लिंक्डइन बनाएं, लिंक्डइन आज से शुरू करें, अपने आपस में रिक्वेस्टें भेजें, कनेक्ट बनाएं। जितना ज़्यादा कनेक्ट होते उतनी रिलायबल प्रोफाइल होती है। और शुरू से अपना शुरू से शुरू कर दें कि मेरी अचीवमेंट्स क्या थी। 3 क्लास में मुझे एक सर्टिफिकेट मिला था, 6 क्लास में फर्स्ट पोजीशन आई थी, 7th क्लास में रेस जीता था मैं। आप अपना पोर्टफोलियो बिल्ड करना शुरू करें। एक बंदे की बहन की शादी ऑर्गेनाइज की मैंने, तो आप शुरू करें कि आपकी अचीवमेंट्स क्या हैं, आपकी स्किल्स क्या हैं, आपकी उसके अंदर समझें कि इक्विटी कैसे डेवलप हो रही है, कि अगर फर्म मुझे लेगी तो बेनिफिट्स मेरे क्या आएंगे। समझ लगी? एक बेसिक सा ओवरव्यू फिर मैं क्लोज करता हूँ। आज है 10 सितंबर, रिजल्ट आना है 28 अक्टूबर को। 28 अक्टूबर से 3 हफ्ते पहले तक फर्म्स एक्सपेक्ट करना शुरू कर दें कि आप अप्लाई करना शुरू कर दें। उसके लिए ज़रूरी है कि आपकी CV तैयार हो, और CV के लिए ज़रूरी है कि आप स्किल्स और कोर्स अपने रेडी रखें, सर्टिफिकेशंस रेडी रखें, लिंक्डइन रेडी रखें। फर्म के लिए ज़रूरी होगा, जो PwC और KPMG को भी टारगेट करते हैं, कि वो आपको 1 दिसंबर से पहले ऑफर लेटर दे दे, आपकी हायरिंग कर दे। इसी वजह से उससे पहले आपके 2 इंटरव्यू हो चुके होंगे, और इस 28 अक्टूबर से पहले आपका एक टेस्ट या एक इंटरव्यू हो चुका होगा। तो ये बड़ी इंपॉर्टेंट और माइंडफुल डेट्स हैं कि आपने इससे पहले अपने आप को इंटरव्यू के लिए रेडी रखना है। यहाँ तक समझ लग गई है? अपना टाइम ने किल कैसे करना है, यूटिलाइज कैसे करना है, गुजारना कैसे। एक बड़ी खूबसूरत बात सर ने की थी, आपने दुआएं लाजमी लेनी है। इंडक्शंस के अंदर सबसे बड़ा काम दुआओं का है। अपने वो 7 की उससे पहले लेनी है आपने, वो काफ़ी दुआएं लंबी जाती हैं, दूर तक जाती हैं। क्योंकि मैं ये बताऊँ, इंडक्शंस का इतना वॉलेटाइल निज़ाम है ना, कि मेरे से पहले जो इंटरव्यू देने गया है ना, मेरा इंटरव्यू उसके ऊपर रिलाय करता है। अगर मेरे से पहले वाला इंटरव्यू बंदा लड़के गया है ना, मेरा इंटरव्यू बिल्कुल कभी भी अच्छा नहीं होगा। समझ लग रही है? तो दुआओं का इतना अच्छा निज़ाम होता है। मैं इंटरव्यू में जा रहा हूँ, बारिश शुरू हो गई है, मैं तो पहले लेट हूँ, आधा घंटा इंटरव्यू होने वाला है, कीचड़ हार लग गया मेरे पे, तो अब क्या होगा? वापस घर जाऊँगा या उन्हीं कपड़ों में दूंगा इंटरव्यू। तो काफ़ी सारी चीज़ें जो आपने अपने माइंडफुल रहनी है, या आप नहीं कंट्रोल कर सकते। मैं बारिश नहीं कंट्रोल कर सकता, मैं नहीं कंट्रोल कर सकता मेरा पिछला इंटरव्यू कैसा है। मैं ये भी कंट्रोल नहीं कर सकता कि जिस बंदे ने मेरी CV आगे फॉरवर्ड की है, उसने कितने अल्फाज में फॉरवर्ड की है, या मेरी HR ने जब CV फाइनलाइज की उसे नीचे रख के की है कि अगर बाकी ऊपर वालों का हो गया था तो फिर इसको छोड़ दें आप। तो काफ़ी ज़्यादा जगहों पे आपकी दुआएं मैटर करती हैं। तो आपने ज़रूर कोशिश करें वालिदैन की दुआएं लें, आप अपने टीचर्स की दुआएं लें, और अगर आप अपने साथ वालों के लिए कुछ आसानी कर सकते हैं तो वो लाजमी करें, क्योंकि वो अगेन दर्द दिल के वास्ते पैदा किया इंसान को, तो एक वो भी चीज़ ज़रूरी है। बाकी मेरा से इतना काफ़ी है। कोई क्वेश्चन किसी का? जी, क्लाउड कंप्यूटिंग और कंप्यूटर लैंग्वेज ये रेलिवेंट है? ERP में जाना है आपने? ERP में जाना है? नहीं, वैसे पूछ रहा हूँ कि इधर रेलिवेंट। अगर ERP में आपने नहीं जाना तो फिर रेलिवेंट नहीं है। इवन कि ERP के लिए भी रेलिवेंट नहीं है आपके लिए। काफ़ी कम लोग करते हैं। मैंने शुरू की थी वेब डिज़ाइनिंग, शौक के लिए कीड़ा था, लेकिन अगेन उस चीज़ के अंदर मेरा फ़ायदा कोई नहीं था प्रैक्टिकली। समझ लग रही? तो क्लाउड कंप्यूटिंग में मेरा डायरेक्ट फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर आप ये फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन, आप एक्सेल, आप पावर BI इस तरफ आते हो, जो मैं डायरेक्टली फाइनेंशियल स्टेटमेंट प्रिपरेशन को परफेक्ट कर रहा है, मेरे ऑडिट को परफेक्ट कर रहा है, मेरे टैक्स को परफेक्ट कर रहा है, वो फ़ायदे में। क्योंकि आपने यही दिखाना है अपने पार्टनर को या अपने इंटरव्यूअर को कि भाई आप मुझे लेते हो तो ये फ़ायदा है, आप बाकियों में से लेते हो तो उनको आपको ये नुकसान हो रहा है। अपॉर्चुनिटी कॉस्ट है जो आप मिस कर रहे हो, कि एक मैं क्वालिफाइड बंदा हूँ लेकिन मेरे पास लेट्स से कि 5 लेवल का फ़र्क है। मेरे पास स्किल्स ज़्यादा अच्छी हैं, मेरे पास हॉबीज़ अच्छी हैं, मैं लोगों से अच्छा मिल लेता हूँ, मैं आपकी जगह जाकर क्लाइंट से बात कर सकता हूँ, कॉन्फिडेंस है मेरे पास, कम्युनिकेशन है मेरे पास। तो ये सब चीज़ें एट हैंड आपने बतानी है अपने पार्टनर को, इंटरव्यूअर को, कि भाईजान आप मुझे लोगे तो आपको ये फ़ायदा होगा, मुझे छोड़ोगे तो नुकसान होगा। इसके अलावा कुछ और?
सर अपना जो जिनके हैंड-ऑन कोर्सेज चल रहे हैं वो सीवी में उनको लिखेंगे या कंटिन्यू या कुछ इस तरह का हैंड ऑन कोर्सेज चल रहे हैं? चल रहे हैं अभी, सीवी में नहीं लिखेंगे अभी? नहीं वो आप अपनी सीवी ऐसी डिज़ाइन करनी है कि मैं कैफ क्वालिफाई कर चुका हूँ, ऐसे ही डिज़ाइन करके आपने आगे फॉर्म से ड्रॉप करनी है कि मैं कैफ क्वालिफाई कर चुका हूँ। क्योंकि आपको फर्म्स वालों ने बुलाना शुरू करना है इंटरव्यू के लिए रिजल्ट के बाद, और आप दोबारा जब सीवी ड्रॉप करने जाओगे आपकी पिछली सीवी होगी वो क्लैश करेगी। तो इट इज़ इंपॉर्टेंट कि आप ऐसी ही सीवी बनाओ। मैक्सिमम क्या होगा, दोबारा कॉल करेंगे तो आप कहोगे सॉरी मैंने रिजल्ट दिया हुआ तो मेरे पास नहीं हुआ, तो कोई बात नहीं। लेकिन पॉइंट ये है कि आपने कॉन्फिडेंस ऐसा रखना है कि मैं हुआ कैफ क्वालिफाई, आपस में जो आर्टिकल्स के लिए बुलाएंगे तो खैर रिजल्ट के बाद ही। इसके अलावा आगे कोई क्वेश्चन? जी अगर आपने ओए लेवल्स किया हुआ तो उसका कितना इफेक्ट पड़ता है आपको? यही इफेक्ट है, आपको बोलना अच्छा आता है, आप एक्सप्रेस अच्छा कर पाते हो, अगले बंदे को सवालात होंगे आप उनको जवाब बड़े अच्छे तरीके से दे दोगे। मेरे इंटरव्यू के अंदर एक बड़ा अच्छा सवाल था कि डॉलर का क्या रेट है। मुझे अलहम थोड़ी होना डॉलर का क्या रेट है, लेकिन उन्होंने पूछा। काफ़ी अजीब सवाल होते हैं, हमें ये ना परसों डिस्कस करेंगे कि इंटरव्यू कैसा होता है, सीवी कैसी होती है, लेकिन ओ लेवल्स के अंदर कॉन्फिडेंस का बड़ा फ़र्क होता है। मैंने खुद ऑब्जर्व किया, मैं मैट्रिक इंटर का बैकग्राउंड का बच्चा हूँ, लेकिन मैंने अपने आप को इसलिए इम्प्रूव किया विद हेल्प ऑफ टोस्ट मास्टर्स, पब्लिक बैकग्राउंड, स्पीकिंग, वॉलंटियरिंग, इवेंट मैनेजमेंट, तो हम कुछ बेहतर हो चुके हैं। लेकिन मैं पहले मैट्रिक इंटर की वजह से हम काफ़ी सुप्रेस्ड बच्चे हुआ करते थे। कोई और क्वेश्चन? कैफ में आपको इतना टाइम नहीं मिलता रिसेंट अफेयर्स वगैरह के बारे में जानने का, तो इस टाइम में हम किन रिसोर्सेज से? बेहतरीन, मैं आपको कुछ रिसेंट अफेयर्स बता दूँ तो आप उनके अंदर एक्सप्लोर भी कर सकते हैं। एक रिसेंट अफेयर है यूक्रेन और रशिया। यूक्रेन रशिया इकोनॉमिक जो हमारा कोलैप्स हुआ है अभी पोस्ट कोविड, जो हमारा बैंकिंग सेक्टर अपना उसमें आया है, स्लम्प में आया है बिकॉज ऑफ द इंटरेस्ट रेट्स, हमारी IFRS 17 की एप्लीकेशन जो 2027 के अंदर होंगी, और सस्टेनेबिलिटी, यही चीज़ें काफ़ी अच्छी हैं जो आप इस पर रिसर्च कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं। आप इसको आगे भी अप्लाई कर सकते हैं कि हमारा जो फ्रेमवर्क SCCP डिज़ाइन करता है उसमें क्या ख़ास बात है। तो IFRS 17 एप्लीकेबल होगा 2027 से। और कोई बात? जी, जो सेशन होना है कैफ में कब तक होगा? 6:30 से 8:30 सेशन है हमारा कल का। टोस्ट मास्टर्स का आप इनवाइटेड हैं, सारे जो ऑनलाइन वाले हैं वो भी देखें, वो भी आएँ, अपने दोस्तों को भी लेकर आएँ। वाह यार, कौन मुझे पहले से जानते थे? अच्छा तो सर ठीक है, यही स्टोरी। अच्छा मेरे ख्याल से बस। और कोई क्वेश्चन? जो FTS अगर कम है तो फिर वो हम बड़ा अच्छा क्वेश्चन। मेरा FTS ना बड़ा नीचे कर गया था, मेरा FTS 33 था, और तब जब फर्गूसन में थे आर्टिकल्स शुरू हुए थे तब FTS 36 से लेकर 33 तक उन्होंने लेने थे। तो FTS कम होना इट इज़ंट कि काला धब्बा है, इट इज़ समथिंग आपको स्ट्रगल ज़्यादा करनी पड़ती है इसके अंदर। ठीक हो गया, यानी अगर FTS 33 है तो मेरे पास इसका मतलब ज़्यादा टाइम रहा है उन्हीं सब्जेक्ट्स को पढ़ने में। आपने ये बता दी हैं चीज़ें कि मैंने उन सब्जेक्ट्स के साथ साथ मैंने क्या क्या किया है, समझ लग रही है कि मैंने अपने पब्लिक कम्युनिकेशन पे काम किया है, मैंने कुछ वॉलंटियरिंग की है, मैंने कुछ अपने कैंपस के अंदर कुछ इवेंट्स होते हैं उनको ऑर्गेनाइज करवाया है, मैंने कुछ अपने ना पढ़ाई के अलावा हट के बुक रीडिंग वगैरह की है। अगेन बुक रीडिंग से मुराद ये नहीं कि एक किताब पूरी ज़िंदगी में पढ़ी है मैंने, इट मीन्स आपने कुछ एक से ज़्यादा किताबें पढ़ी हैं, कुछ आपने फिलोसफी पे पढ़ा है, कुछ हिस्ट्री पे पढ़ा है। हिस्ट्री में पढ़ो, काफ़ी अच्छा लगता है इंटरव्यूअर को पढ़ने के लिए कि आपने हिस्ट्री में पढ़ा है, तो कुछ ना कुछ आप इसमें डेवलप करें अपने आप को। तो आपने अपने आप को सेल करना है, वो सेल करना तो मुश्किल हो जाता है। अगेन FTS क्राइटेरिया है, लेकिन इट इज़ नॉट द ओनली क्राइटेरिया। आपका बैठने का अंदाज, बोलने का अंदाज, कम्युनिकेशन का अंदाज, वो आपसे ऐसे ऐसे सवाल करेंगे कि आप खुद परेशान हो जाओगे। एक दफ़ा इंटरव्यू में बोला एक किसी स्टूडेंट को कि आप तो लाहौर से यहाँ पर ट्रैवल हुए हैं, तो आप तो लाहौर में क्यों नहीं अप्लाई किया? वो कराची का इंटरव्यू था, तो आपने तो यहाँ पे आना है, आपने वापस लाहौर के लिए क्या देना है? सॉरी वहाँ का इंटरव्यू नहीं ले सकते। लाहौर से ट्रैवल करके कराची गया और ये कहा, कब बच्चा डिसाइड होगा ऑफकोर्स, ठीक है, लेकिन उस वक्त जब इंटरव्यू से मेरी मुलाकात हुई ऑफकोर्स होनी थी, तो मैंने कहा यार ये क्या की हरकत, ये कैसे, क्यों? उसने कहा यार ये तो ट्रिक क्वेश्चन था, नहीं तो 16 बच्चों से पूछी ये सवाल, और उन 16 में से 15 बच्चों ने कहा कि सर आप तो मौका दे के देखें, मुझे लगता है कि मैं यहाँ पर सेटल हो जाऊँगा। हमने फिर आगे इंटरव्यू कंटिन्यू कर लिया था।
तो हर एक ट्रिक क्वेश्चन के पीछे एक काफ़ी प्यारा सा एक आंसर होता है, वो आपने खुद डिफाइन करना है कि क्या होगा। वो हम अगेन परसों देखेंगे कि ट्रिक क्वेश्चंस कैसे हमने लड़ना है। आपका क्वेश्चन आंसर हो गया? अप्लाई कैसे करेंगे? मतलब उन्होंने रिक्वायरमेंट एक दी है कि 37 और उससे ऊपर करेंगे। हाँ। तो फिर अगर हमारा उससे कम है नहीं कर सकते ना, वो तो लाजमी है। ATS का जो सॉफ्टवेयर मैंने बताया ना, वो है ही इसीलिए कि उससे कम वाले बच्चे अप्लाई ना कर पाएँ। लेकिन फिर भी आपका बड़ा दिल है, आप HR को जाकर चुप के सकेंगे कि मिस मेरा ये है सीन, मैं FTS पुराना है, यही रीज़न से मैं नहीं कर पाया, आप कंसीडर कर लें। कंसीडर कर लेते हैं। वो काफ़ी जगह फर्म्स में हुआ है कि FTS क्राइटेरिया में बैठ नहीं रहे थे, तो काफ़ी आउटस्टैंडिंग बच्चा था तो उसका कंसीडर हो गया था, उसका इंटरव्यू हो गया था। तो वो एक पॉजिटिव इम्पैक्ट आया था कि आप जाके उनसे कह दें, पर्सनली जाके अप्लाई कर दें, एप्लीकेशन दे दें, तो हो जाता है। लेकिन ज़्यादातर फर्म्स ऑनलाइन थ्रू ईमेल CV लेती हैं। जी, ये अगर आपका रेफरेंस चल रहा हो, ये उससे तुम्हारे के बाद चल रहा हो, तो आपके एडमिशन से आपका इंडक्शन प्रोसेस चल रहा होता है। मेरे से PPMS ऑफिसर सर्टिफिकेट मेरे इंडक्शन के 15 दिन बाद मांगा था उन्होंने। तो अगर जिस तरह के सर आतिफ का है एम कि वो पहले हमें इंशाल्लाह क्लोज़ करवा देंगे, तो उम्मीद है कि अगर वो पहले क्लोज़ करवा देते हैं तो हमारा इनिशिएट हो जाता है प्रोसेस। क्योंकि उन्होंने जब प्रोसेस अप्लाई करना शुरू करना है तो उससे कुछ दिनों के अंदर उन्होंने ICAP डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। तो उन दिनों के अंदर आपकी कोई डॉक्यूमेंट्स पूरे हो जाते हैं, डेफिशिएंसी आ जाती है, तो कवर अप हो जाता है। अगर इंस्टीट्यूट बैक कर दे कि हाँ मेरे पास से पढ़ रहा है, ठीक हो गया, तो इंस्टीट्यूट का बैक करना अलबत्ता ज़रूरी है। तो मुझे उम्मीद है कि सराते से प्लान दिए, काफ़ी कॉन्फिडेंट है कि वो जल्दी शुरू ख़त्म करवा देंगे उसमें से। जी, वो NOC वाला चक्कर होता है, मैं रिकमेंड नहीं करूँगा। लेकिन अगर वो ऐसा सीन होता है कि मैं थोड़ी सी छोटी फर्म में जाऊँ, मुझे तो क्वालिफाई कर लूँ, मुझे NOC लेके बड़ी फर्म में वो रिकमेंड करता हूँ कि अभी मेरा नॉन QCR में हो जाता है अगर, तो मैं ले लूँ नॉन QCR के अंदर। लेकिन मैं उस नॉन QCR में फ़ायदा ये होगा कि बर्डन कम है, क्लाइंटेज कम है, लेकिन मेरा क्लाइंट से इंटरेक्शन डायरेक्ट है, तो काम कम होगा और पढ़ने का टाइम ज़्यादा मिलेगा। वो ज़्यादा टाइम में मैं क्वालिफाई जल्दी कर लूँगा, और जब मैं क्वालिफाई कर लूँगा तो हमेशा लोकल बिग 4 को क्वालिफाइड CA चाहिए, और मैं ड्यूरिंग आर्टिकल अपनी फर्म चेंज करके मैं क्वालिफाइड बिग 4 के अंदर एज अ बिग 4 क्वालिफाइड में आर्टिकल शुरू कर सकता हूँ, तो फिर बिग 4 का टैग लग जाता है। तो आप छोटी फर्म जाओ, क्वालिफाई करो, फिर आप बिग 4 में अप्लाई करना शुरू कर सकते हो, वो इट इज़ रिकमेंडेड। लेकिन आप इसलिए जाओ कि यार नहीं मुझे ये फॉर्म पसंद नहीं आई, मैं पेपर भी पास नहीं हो रहे, मैं फॉर्म चेंज कर लूँ, तो वो रिकमेंडेड नहीं है वो। जी जी, ये जो PWC और KTM जब ATS को फिल करना है, हाँ। उसके बाद फिजिकल CV भी दोबारा जाके जब नहीं, वो एक ही दफ़ा होता है। आपको जब इंटरव्यू के लिए कॉल आती है तो फिर आपको जाना पड़ता है CV लेके, वरना वो फिर आपको CV खुद जमा नहीं करवानी पड़ती। काफ़ी कम जगह है जहाँ पे वो खुद CV जाके जमा करवानी पड़ती है। ज़्यादातर ऑनलाइन लेती हैं, ज़्यादातर थ्रू ईमेल लेती हैं, ज़्यादातर थ्रू अपनी वेबसाइट लेती हैं। आपको सर मैंने लिस्ट एक शेयर की थी फर्म्स वाली वेबसाइट के साथ, अच्छा वर्क आपकी भी है, बेस्ट हो गया, तो वो बेस्ट है। तो उस लिस्ट के थ्रू आपने एटलीस्ट वेबसाइट ज़रूर देखनी है अपनी। आपने ना एक अहाता कर लेना है कि इस तारीख के बाद आपने अपनी वेबसाइट देखना ज़रूर शुरू कर देनी है, एटलीस्ट इन बिग 4 की, और फिर आप नीचे जितनी है फर्म्स उनका देखना शुरू कर दें, तो उनका प्रोसेस तो शुरू हो चुका होता है। जी, किसी के पास फ्रीलांसिंग स्किल हो तो उसका बेनिफिट होती है। हाँ, उसमें एक बड़ा इंपॉर्टेंट फैक्टर है कि मैं इसको कर दूँ, जब हम लिखते हैं ना कि मैंने मैट्रिक किया होगा, तो उसके नीचे हम लिखते हैं कि मेरा 2018 से लेके लेट से 2020 तक था, ठीक है। इसी तरीके से फ्रीलांसिंग की स्किल आपने डिटरमाइन करनी कि मैंने एंड कब किया। अगर होगा ना कि मैंने 2023 में शुरू किया, मैं अब तक करते आ रहा हूँ, तो फर्म मुझे कभी कंसिडर नहीं करेगी। फर्म के लिए ज़रूरी है कि आपका फुल स्टॉप फ्रीलांसिंग में लग चुका हुआ है, और वो 3-4 महीने पहले लगा होना चाहिए मेरे आर्टिकल से शुरू होने से पहले, फिर आपको फर्म कंसिडर करती है। क्योंकि फर्म बिल्कुल भी ये नहीं चाहती कि मैं बच्चे को पैसे भी दूँ और बच्चा मेरा काम पूरे ज़ोर से ना करे, फुल अटेंशन के साथ ना करे। फर्म चाहती है कि अगर बच्चे को मैं सुबह 7 बजे कॉल करूँ अवेलेबल हो, और शाम को 7 बजे जाने से पहले मेरी बात सुन के जाए, उसको जल्दी ना हो जाने में। तो फर्म ये वाला माइंडसेट है उसका, तो इसलिए फर्म नहीं चाहती कि कोई वो बच्चा काम करे, तो इस वजह से फ्रीलांसिंग के लिए ज़रूरी है कि वो पीछे करे। जी, यार सख्त है मैं ये कह सकता हूँ, जो पिछले FTS रहा है ना उसे 2 आप आगे कर लें, ये आपको खुद सर्च करना पड़ेगा, ठीक है। हर शहर का अलग होता है। ये भी आपको पता है कि लाहौर में मिलना इंडक्शन सबसे ज़्यादा मुश्किल है,
सबसे ज़्यादा कराची में आसान है और मीडियोकर इस्लामाबाद में। इस्लामाबाद के ज़्यादातर जो क्लाइंट्स हैं वो गवर्नमेंट लेवल के हैं और कराची के ज़्यादातर इंडस्ट्रियल हैं और लाहौर वाले बीच के हैं। ठीक हो गया। तो मेरे ख्याल से और कोई क्वेश्चन? जी, ये कैश के साथ डिग्री भी कंटिन्यू है, तो ये पॉजिटिव पॉइंट है या नेगेटिव? ये पॉजिटिव है कि कंटिन्यू हुई है, ये पॉजिटिव है कि मैं चल रही है डिग्री। तो आप कैफ में कर ले, CFAP में भी कर लेते हो फाइनलाइज, अच्छी बात है। अब कोई बच्चे पूछेंगे कि मुझे अब कैफ के बाद डिग्री शुरू करनी चाहिए, वो सर आतिफ आप क्या रिकमेंड करते हैं कि बच्चे शुरू करें कैफ के बाद डिग्री? एक बैचलर प्राइवेटली चल रहा हो तो अच्छा है, काम आई जाता है। पंजाब यूनिवर्सिटी की बड़ा खूबसूरत बैचलर्स है, वो सिर्फ 15,000 रुपये के अंदर मेरे ख्याल से एक सेमेस्टर की फ़ीस है, वो शुरू करवा रहे हैं। मैंने शुरू करना था लेकिन मैं इसलिए से नहीं कर सका क्योंकि वो मुझे ले ही नहीं रहे। वो कहता है काफ़ी बड़ा बच्चा है हमारा। BS अकाउंटिंग फाइनेंस आप ले लें पंजाब यूनिवर्सिटी का, तो वो काफ़ी अच्छा है। अगर वो भी नहीं तो ओपन यूनिवर्सिटी से कर लें, वो भी अच्छा है। बाकी कुछ आपको यूनिवर्सिटीज़ और मिल जाएंगी, वो आपने खुद सर्च करनी है, मैं कोई उनका नाम नहीं दे रहा। लेकिन अगेन ये गवर्नमेंट सेक्टर है, पंजाब यूनिवर्सिटी, ओपन यूनिवर्सिटी, आप अल्लामा इकबाल आप उधर से कर सकते हैं। बाकी आप देखें तो अच्छी बात है, वो आपके ऊपर है, जो सस्ती पड़े आपको। अब ऐसा भी नहीं कि मैं स्टाइपेंड का 20,000 आ रहा है, मेरा वो सारा का सारा उधर जा रहा है। अब मैं कोशिश करनी है कोई इकोनॉमिकल सा हो मेरा सिस्टम, कि मैं फाइनेंशियल स्ट्रेस ना है मेरे पे कि मैं खर्चे पहले पूरे नहीं हो रहे, मैं इंडक्शन वो साथ डिग्री भी शुरू कर लूँ। अब वो कोशिश करनी है कि वो लाना। और हाँ, स्टाइपेंड जो है ना, या वो मेरी सैलरी नहीं है सरातिफ की ज़ुबान के अंदर, वो मेरी सैलरी नहीं है, वो एक तोहफ़ा जो मुझे रिवॉर्ड दिया जा रहा है आने का और जाने का। ये कोशिश करनी है आपने कि माइंड में ना है आती 20,000 की रह गई है, ये नहीं सोचना आपने। अब तो खैर ज़्यादा हो गया, स्टाइपेंड 22 हो गया, लेकिन अगेन वो एक सैलरी नहीं है, वो आपका एक रिवॉर्ड है। और कोई क्वेश्चन? जी, रेलेवेंट हो तो अच्छी बात है। मैंने फिजिक्स में शुरू की थी तो मुझे छोड़नी पड़ी, मुझे समझ ही कुछ नहीं आ रहा था। रेलेवेंट होना ज़रूरी है, रिकमेंडेड है। आपकी ग्रेजुएशन हो लेकिन वो रेलेवेंट ना हो आपकी डिग्री के, तो देन तो आपका अपना मिशन है। मेरे टीचर जिन्होंने इकोनॉमिक्स के अंदर की थी, मेरे कोलीग्स हैं जिनकी PhD इकोनॉमिक्स के अंदर है, तो ये सीन है सारा। ठीक हो गया। तो रेलेवेंट होना, आप ये कहें ना कि मेरे आर्टिकल्स के अंदर हेल्प करे चीज़, तो मुश्किल है। अपने शौक में आप करना चाहें तो कर लें, इसके अलावा कुछ और। थैंक यू सो मच। बताइए, मुझे कुछ कहना है। जी सर प्लीज़।